ये बंदा बिल्कुल चिल बैठा है, जबकि सच ये है कि बस कुछ ही सेकंड में उसे दुनिया की सबसे टॉप एकेडमी में एडमिशन के लिए फाइट करनी है। हालत यह है कि सामने खड़ा अपोनेंट एक फेमस फैमिली की टॉप प्रोडिजी है। टीचर्स को पूरा भरोसा है कि वो इसे बाकी सब की तरह इजीली कुचल देगी, लेकिन हमारा लड़का, भाई साहब, इसे तो बॉडम हो रहा है। सोयान पूरी फोकस के साथ आगे बढ़ती है और सबसे पहले अटैक करती है। उसकी मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, स्ट्राइक शार्प और प्रेसाइज है, लेकिन हमारे हीरो को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे डॉज करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और पलक झपकते ही सोयान जमीन पर पड़ी होती है। इतना फास्ट खत्म होता है मैच कि टीचर्स भी शॉक में चले जाते हैं। बिना पसीना बहाए हमारा लड़का जीत जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, यहाँ सब इतने वीक क्यों हैं? और अब वो इसका जवाब ढूंढने वाला है। दरअसल 300 साल पहले किम जुएक धरती का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान था। उसकी पावर इतनी खतरनाक थी कि खुद कॉन्स्टलेशंस लाइन लगाकर उसके डिसाइपल बनना चाहते थे। उसने अकेले टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्लियर किया, फाइनल बॉस को मार गिराया और दुनिया को बचा लिया। लेकिन टावर गिरते वक्त वही रबल उसकी जान भी ले गया, और अगले ही पल वो 300 साल फ्यूचर में आंख खोलता है। सेकंड चांस मिलने पर उसे कोई कंप्लेंट नहीं थी। भले ही उसका नया बॉडी कमजोर था और उम्र भी काफी कम थी, मार्शल गॉड की सारी मेमोरीज और स्किल्स अभी भी उसके पास थी। इसलिए उसने सोचा था कि इस बार आराम से लाइफ जिएगा। लेकिन तभी सिस्टम स्क्रीन सामने पॉपअप होती है। वार्निंग आती है कि टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन 5 साल में फिर से उठने वाला है। ये पढ़ते ही किम को जोरदार रिग्रेट होता है। वो सोचता है, काश उस समय बर्जे को लावा में फेंक दिया होता। अब हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली थी। अब वो डिसाइड कर लेता है, इस बार टावर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करेगा, ऐसा कि कुछ भी बाकी न बचे। तभी एक और मैसेज आता है। सिस्टम उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि वलहल्ला में 3री मंजिल पर दाई तरफ 5वां कमरा, वहां जाकर अपने वेपन्स और मेमोरीज रिट्रीव करो। वेपन्स का मतलब वो समझता था, लेकिन मेमोरीज, ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर भी उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर था, उसे वलहल्ला ढूंढना ही होगा। चौथे दिन वलहल्ला में टॉप 10 कंपटीशन शुरू होती है। अनाउंसमेंट होती है और सारे पार्टिसिपेंट्स को अरीना में बुलाया जाता है। किम थोड़ा सोचता है कि जाए या नहीं, लेकिन आखिरकार वो आगे बढ़ता है और लड़ने का फैसला करता है। ली नोटिस करता है कि आज क्राउड अनयूजुअली बहुत ज्यादा है। वजह साफ थी, 5 ग्रेट फैमिलीज का फ्यूचर इस एक इवेंट में जुड़ा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा अटेंशन एक राइजिंग स्टार पर था, ओ सेहयक, ओसुन फैमिली का एल्डेस्ट सन। किम का अपोनेंट सेहयक उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। उसे याद आता है कि यही लड़का है जिसने पहले दिन सोयान को हराया था, लेकिन उससे पहले उसने इसे कभी सीरियसली नोटिस नहीं किया था। सेहयक सोचता है, अगर मैं इसे हरा दूं तो मेरी रेप्यूटेशन और प्रेस्टीज सीधा आसमान छू लेगी। कॉन्फिडेंस से स्मर्क करते हुए वो किम को बोलता है, मैं तुझे क्रश कर दूंगा। और मैच शुरू हो जाता है। सेहयक के पास लिटरेचर, स्ट्रैटेजी या मार्शल आर्ट्स की खास ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, बॉर्न टैलेंट। बिना ज्यादा ट्रेनिंग और बिना मना के भी उसकी पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती थी। उसका शरीर खुद ब खुद परफेक्ट रहता था, बिना मेहनत के। कॉम्बैट के लिए वो नेचुरल जीनियस था। फाइट शुरू होते ही किम पूरा डिसरिस्पेक्ट मोड में चला जाता है। वो कैजुअली उसे फ्लिप ऑफ करता है। ये देखते ही सेहयक रेज में पागल हो जाता है। वो आगे झपटता है। किम मन ही मन मानता है कि रॉ फिजिकल पावर में ये लड़का सच में स्ट्रांग है, लेकिन उसे अच्छे से पता है जिम में वेट उठाने से कोई फाइटर नहीं बन जाता। जैसे ही हैमेकर पंच आता है, किम बस हल्का सा सिर हटा देता है। सामने वाला हवा में मुक्का मारता रह जाता है। नेक्स्ट सेकंड किम लो किक मारता है, जिससे सेहयक का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। वो समझ भी नहीं पाता कि गिर रहा है, और तभी किम एक ब्रूटल पाम स्ट्राइक मारता है जो उसे सीधे जमीन में धंसा देती है। किम उसके ऊपर खड़ा होकर थोड़ा अनऑड फील करता है। उसे पता चलता है कि उसका नया टीनेज बॉडी उसके पुराने गॉड लेवल स्टैट से काफी पीछे है। फिर भी उसे कोई टेंशन नहीं होती। उसे भरोसा है कि उसका दिमाग चीट कोड से भरा हुआ है जो वीक मसल्स की कमी पूरी कर देगा। और अब वो हंटर रैंकिंग्स में फिर से टॉप पर चढ़ने के लिए रेडी है। पूरा अरीना पागल हो जाता है। रिपोर्टर्स इधर उधर भाग रहे हैं, ये समझने के लिए कि एक नोबडी ने टॉप प्रॉस्पेक्ट को कैसे फोल्ड कर दिया। उधर स्टैंड्स में फर्स्ट किंग ओ चोलशे, ओसोन फैमिली का हेड, अपने बेटे की ह्यूमिलिएशन देख रहा होता है। उसका दिमाग घूम जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि सेहयक, जिसे ओवरवेलमिंग पावर के लिए बनाया गया था, वो एक बेसिक रुकी अटैक भी डॉज क्यों नहीं कर पाया। सेहयक के पिता को एहसास होता है कि उसका बेटा कंट्रोल खो चुका है
पैनिक में आकर वो एक रिस्की कदम उठाता है। वो रेयर मैजिक बर्स्ट रिलीज करता है, होपिंग कि फाइट इंस्टेंटली खत्म हो जाए। वो अपना वजन शिफ्ट करता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि किम गार्ड डाउन होने वाला है, लेकिन जैसे ही से यक ने मूव किया, किम पहले ही काउंटर प्लान बना चुका था। उसका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि आगे सोचने की एबिलिटी और डेडली स्ट्रैटेजी थी। चोलशे अब पूरी तरह समझ चुका था कि ये लड़का कोई नॉर्मल टैलेंट नहीं है। वही खड़े खड़े वो बोल्ड डेक्लेरेशन कर देता है, किसी भी कीमत पर इसे ओसोन फैमिली में लाऊंगा। उधर क्राउड पूरी तरह पागल हो चुका था। हर कोई हमारे हीरो के नाम के नारे लगा रहा था, लेकिन किम को यह सब अजीब लग रहा था। वो सोच रहा था, लोग एक 17 साल के लड़के के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? अब उसका अगला मैच होता है चोई फैमिली की सेकंड डॉटर ओक्रन के साथ। रिंग में कदम रखते ही किम अपने सिग्नेचर चिल मोड में चला जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ओक्रन वेटिंग गेम खेल रही है, चाहती है कि किम पहले अटैक करे। कुछ देर तक स्टैंड ऑफ चलता है। किम बोर हो जाता है और खुद आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो डिस्टेंस क्लोज करता है, रेन अपनी तलवार निकालती है, जो लेजेंडरी चोई फैमिली लाइटनिंग पावर से क्रैकल करने लगती है। पूरा अरीना एक्सप्लोड हो जाता है। ऑडियंस को यकीन नहीं होता कि एक टीनेजर इतनी हाई लेवल टेक्निक यूज कर पा रही है। रेन बिजली जैसी स्पीड से स्लैश करती है, लेकिन उसकी तलवार हवा काटती रह जाती है, क्योंकि किम उस पल गायब हो चुका होता है। अगले ही सेकंड वो कैजुअली उसकी साइड में प्रकट होता है और उसे मॉक करते हुए बोलता है कि तू स्ट्राइक करने से पहले ही अपनी आंखों से बता देती है कि कहां मारेगी। वो हल्का सा पंच मारता है। ओक्रन तलवार से ब्लॉक तो कर लेती है, लेकिन फिर भी जमीन पर स्किड करती हुई दूर जा गिरती है। किम थोड़ा इंप्रेस्ड होता है कि उसके रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे थे कि ब्लॉक कर पाई, लेकिन ओक्रन अंदर से कांप रही होती है। उसे एहसास हो चुका था कि वो किसी इंसान से नहीं, एक मॉन्स्टर से लड़ रही है। वो अगली मूव सोच भी नहीं पाती और किम डायरेक्ट 1 इंच पंच उसकी तलवार पर मार देता है। उस शॉकवेव की ताकत उसे सीधा मिट्टी में धंसा देती है। किम उसके ऊपर खड़ा होता है। एक पल के लिए उसे उसकी स्वॉर्ड स्टाइल कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि इस जीत के साथ ही वो ऑफिशियली रैंकिंग में नंबर 1 बन चुका था। और फिर शुरू होता है असली सर्कस। रिपोर्टर्स उस पर टूट पड़ते हैं। कोई इंटरव्यू चाहता है, कोई कोट, कोई उसे टॉप टियर ट्रीटमेंट और लक्जरी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर रहा है, लेकिन किम को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसे ये पूरा सीन इरिटेटिंग लगता है। वो प्रेस पर गुस्सा निकाल देता है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। लोग बोलने लगते हैं कि टॉप रैंकिंग मिलते ही लड़का एरोगेंट हो गया। उधर टॉप 10 मेंबर्स को ऑफिशियली वलहल्ला में वेलकम किया जाता है, लेकिन किम को ये पूरी प्रोसेस बोरिंग लगती है। उसे याद आता है सिस्टम का मैसेज, 3री मंजिल, 5वां कमरा, वेपन्स और मेमोरीज। वो डिसाइड करता है कि यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। काम निपटाओ और निकलो। एंट्रेंस सेरेमनी खत्म होते ही स्टूडेंट्स को वर्चुअल कॉम्बैट सिमुलेशन रूम में ले जाया जाता है। उनका इंस्ट्रक्टर होता है ली गून, चोई गिल्ड का फॉर्मर हेड। वो क्लास सेटअप देखकर कंफ्यूज हो जाता है। फ्रंट रो में बैठे होते हैं 5 ग्रेट फैमिलीज में से 3 प्रोडिजीज, यूशन फैमिली की सोयो, चौवन फैमिली की एहरीन और ओसोन फैमिली का सहयोग। रैंडम सिलेक्शन होने के बावजूद इतने टॉप टैलेंट्स का एक ही क्लास में होना सस्पिशियस लगता है, और ऊपर से किम भी इसी क्लास में है। ली गून को समझ आ जाता है कि ट्रबल आने वाला है। वो जल्दी से अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने का फैसला करता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अचानक एक बटन दबा देता है। अगले ही पल केओस फैल जाता है। स्टूडेंट्स खुद को एक खुले कोर्टयार्ड में पाते हैं। इंस्ट्रक्टर से खतरनाक ब्लड लस्ट निकलने लगता है। वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है ताकि पास के मॉन्स्टर्स अंदर ना आ सकें। जब सब मॉन्स्टर एनवायरनमेंट को प्रोसेस कर रहे होते हैं, तब इंस्ट्रक्टर किम से पूछता है, क्या तुम अकेले सारे मॉन्स्टर संभाल सकते हो? किम कामली हाँ कह देता है। इंस्ट्रक्टर इसे एरोगेंस समझता है। उसे पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मॉन्स्टर्स सिर्फ किताबों में देखे हैं। वो सोचता है कि लड़के का ईगो अभी टूटेगा। वो किम से कहता है, नाटक बंद करो और मान लो कि तुम नहीं कर सकते, ताकि हम आगे बढ़े। लेकिन किम पीछे हटने की जगह मुस्कुरा देता है। इरिटेटेड होकर इंस्ट्रक्टर पूछता है, हंस क्यों रहा है? अब किम इंटरेस्टेड हो जाता है। वो पूछता है, पहले दिन ही ये सब क्यों कराया जा रहा है? जरूर कोई रिवॉर्ड होगा। अगर मैं ये करूं तो मुझे क्या मिलेगा? इंस्ट्रक्टर स्मर्क करता है और डील रखता है, अगर तुम मॉन्स्टर से लड़ते हो तो बदले में जो चाहो कर सकते हो। थोड़ा सोचकर किम अग्री कर लेता है। इंस्ट्रक्टर सार्कास्टिकली बोलता है कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि सिमुलेशन के मॉन्स्टर्स कितने डेंजरस हैं। किम इस एटीट्यूड को इग्नोर करता है और बस एक सवाल पूछता है, मेरे गियर कहाँ है? उसे लगता है शायद ये लोग चाहते हैं
कि वो नंगे हाथ मॉन्स्टर से लड़े। आखिरकार उसे एक स्वॉर्ड मिलती है। स्वॉर्ड हाथ में लेते ही किम आगे बढ़ता है, पूरी तरह काम, बिना किसी डर के। सबकी नजरें उस पर टिक जाती है। वो ब्लेड निकालता है, मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ता है और एक क्लीन फुल स्विंग में सबको काटकर ढेर कर देता है। वेव के बाद वेव गिरते जाते हैं। उस पल किम को याद आता है कि 3 साल हो चुके हैं जब उसने आखिरी बार तलवार पकड़ी थी। फिर भी ये उसे बिल्कुल नेचुरल लग रही थी। उस समय दुनिया में मॉन्स्टर्स का आतंक फैल चुका था और लोग जो भी हथियार मिल सके उसी से लड़ रहे थे। लेकिन तलवार अब भी सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार बनी हुई थी। इन्हीं ख्यालों में खोया किम अचानक पीछे से आती हुई किलिंग इंटेंट महसूस करता है। बिना पलटे रिफ्लेक्स में वो स्ट्राइक करता है और मॉन्स्टर उसके शरीर को छू भी नहीं पाता। ये सब देखकर इंस्ट्रक्टर की आंखें चमक उठती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक नॉर्मल स्वॉर्ड जिसमें कोई भी मैजिकल प्रॉपर्टी नहीं है इतनी आसानी से मॉन्स्टर्स को कैसे काट रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तलवार खुद मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब कर रही हो। उधर टॉप 5 फैमिलीज के 3 एलीट स्टूडेंट्स भी ये सब ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी और शौक साफ नजर आ रहा था। सारे मॉन्स्टर्स खत्म करने के बाद किम इंस्ट्रक्टर की तरफ बढ़ता है और उसे उनकी डील याद दिलाता है। इंस्ट्रक्टर क्लास डिसमिस करता है और बोलता है कि आज की ट्रेनिंग यही खत्म होती है, सब स्टूडेंट्स अपने डॉर्म्स में जाकर रेस्ट करें। लेकिन किम को यह पूरा सेशन अननेसेसरली लंबा लगता है। उसका एक ही गोल है, अपना सामान लेना और यहां से निकलना। वो कभी भी स्टूडेंट बनने नहीं आया था। उसे फॉर्मल एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी आज उसे एक इंपॉर्टेंट बात पता चली, कॉन्स्टलेशंस के बारे में। इस दुनिया में कॉन्स्टलेशंस सिर्फ आसमान के तारे नहीं हैं। ये वो बीइंग्स हैं जिन्होंने अनइमेजिनेबल पावर हासिल की और गॉड्स बन गए। कई हंटर्स इनके साथ लिंक होते हैं। ये डिवाइन आर्टिफैक्ट्स की तरह काम करते हैं और स्पेशल एबिलिटीज देते हैं। कोरिया में कॉन्स्टलेशंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। वल्हल्ला दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकेडमी है जहां काउंटलेस कॉन्स्टलेशन रेलिक्स मौजूद है। लेकिन किम को स्वॉर्ड टेक्निक्स और मॉन्स्टर हंटिंग में कोई खास वैल्यू नजर नहीं आती। उसके हिसाब से उसकी असली प्रायोरिटी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग है, क्योंकि उसका नया शरीर अभी भी वीक है। इन्हीं बातों के बारे में सोचते हुए उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलटता है और सामने खड़ी होती है आरो, चोई फैमिली की बेटी। उधर टीचर्स ऑफिस में वल्हल्ला के हाईएस्ट रैंकिंग इंस्ट्रक्टर ली सैंड उस इंस्ट्रक्टर से किम के बारे में बात कर रहे होते हैं। ली सैंड को यकीन नहीं हो रहा था कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट ऐसा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि उसने सिमुलेशन में 120 वर्चुअल मॉन्स्टर्स सेट किए थे। उसे लगा था ये बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन किम ने सबको अकेले ही साफ कर दिया। वो भी तब जब उसने कभी रियल मॉन्स्टर से फाइट तक नहीं की थी। अब डिस्कशन किम के बैकग्राउंड पर आ जाती है। ली सैंड बताता है कि किम के पास कोई स्पेशल टैलेंट या ब्लड लाइन नहीं है और यही बात उसे और भी सस्पिशियस बनाती है। इंस्ट्रक्टर पूछता है कि उसका पास्ट क्या है। ली सैंड बताता है कि किम एक ऑर्फन है और एक डेंजरस रीजन से आया है। इंस्ट्रक्टर को शक होता है कि कहीं वो फॉर्जर तो नहीं, लेकिन ली सैंड ये आइडिया रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है और कोई फेक आइडेंटिटी या चीटिंग का प्रूफ नहीं मिला। वो ये भी पूछता है कि कोई फॉर्जर वल्हल्ला में घुसकर एंट्रेंस सेरेमनी में अटेंशन क्यों अट्रैक्ट करेगा। फिर ली सैंड किम की रिक्वेस्ट की बात करता है, कॉन्स्टलेशन रूम एक्सेस। इंस्ट्रक्टर कंफर्म करता है कि किम फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अंदर जाना चाहता है, इसलिए ली सैंड ने हेडमास्टर से स्पेशल परमिशन मांगी है कि किम को फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट तक जाने दिया जाए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा। इंस्ट्रक्टर थोड़ा वरीड होता है अपर फ्लोर्स के रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, लेकिन ली सैंड उसे एश्योर करता है कि अगर किम तेजी से आगे बढ़े तो फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्ट्रक्टर अब भी टेंशन में होता है क्योंकि उसकी क्लास में पहले से ही 3 एलीट प्रोडिजीज हैं। ली सैंड उसे थोड़ा काम करता है और बताता है कि दूसरी क्लास में वेंट्रिक फैमिली का एक्सचेंज स्टूडेंट भी आया है। ये सुनते ही इंस्ट्रक्टर को राहत मिलती है, क्योंकि रॉकडेल वेंट्रिक वही लड़का है जिसे ब्रिटिश एकेडमी से मिसकंडक्ट की वजह से एक्सपेल कर दिया गया था। अब उसे लगता है कि उसकी क्लास की हालत उतनी भी बुरी नहीं है। इधर किम आरो को देखकर थोड़ा अनॉड हो जाता है। आरो उसके पास आती है और रिक्वेस्ट करती है, मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाओ। किम बिना जवाब दिए घूम कर जाने लगता है, लेकिन आरो फिर से बोलती है, मुझे सिखाओ। इस बार किम साफ मना कर देता है। जब वो रीजन पूछती है, किम उल्टा सवाल करता है, तू इतनी जिद क्यों कर रही है? आरो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। किम साफ बोल देता है कि उसे किसी को सिखाने में इंटरेस्ट नहीं है और वहां से चला जाता है।
अगले दिन क्लास में बैठा किम अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा होता है, मैजिक और मना कंट्रोल। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो ये वीकनेस खत्म करनी ही होगी। तभी कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो होता है रॉकडेल वेंट्रिक, अपने अटेंडेंट यूरिया दे फेलिक्स के साथ। किम उनसे पूछता है कि वो कौन है। रॉकडेल थोड़ा शॉक होता है कि कोई उसे पहचानता नहीं। वो खुद को वेंट्रिक फैमिली का मेंबर बताता है, फिर सीधा सवाल करता है, क्या तुम्हें पावर चाहिए? बाकी नोबल फैमिलीज में ब्रांच मेंबर्स हमेशा मेन फैमिली से पीछे रहते हैं, लेकिन वेंट्रिक फैमिली अलग है। उनके पास है गार्डियन कॉन्स्टलेशन, बीक मास्क। बाकी फैमिलीज जहां आउटसाइडर से कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं, वेंट्रिक फैमिली ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़ दिए और खुद के सिस्टम से मेंबर्स चुनने शुरू किए। इसी वजह से यूरोप में उनकी डोमिनेंस बनी रही और उनकी ब्रांच फैमिलीज भी मेन फैमिली के बराबर पावर रखती हैं। रॉकडेल अपनी फैमिली स्टेटस की वजह से घमंडी बना हुआ था। पहले ही ब्रिटिश एकेडमी से ट्रबल मचाने की वजह से एक्सपेल्ड हो चुका था। पुराने मामलों को इग्नोर करते हुए वो घमंड से बोलता है कि उसकी फैमिली किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकती है और एक वेंट्रिक होने के नाते उसे हमेशा वही मिलता है जो वो चाहता है। एंट्रेंस सेरेमनी में किम की परफॉर्मेंस देखकर वो इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसे अपने साइड में आने का ऑफर देता है। वो प्रॉमिस करता है कि उसे वेंट्रिक फैमिली की कॉन्स्टलेशन तक एक्सेस दिला देगा, लेकिन किम सीधा मना कर देता है। ये बात रॉकडेल को भड़काने के लिए काफी थी। सिचुएशन बिगड़ने से पहले वलहल्ला के हेड इंस्ट्रक्टर ली सैन बीच में आ जाते हैं और रॉकडेल को अपनी सीट पर वापस जाने का ऑर्डर देते हैं। रॉकडेल ली सैन को पूरा नाम लेने के लिए रिकमेंड करता है, लेकिन ली सैन उसे याद दिलाते हैं कि वेंट्रिक फैमिली कितनी भी पावरफुल क्यों न हो, एकेडमी के रूल्स सबको फॉलो करने पड़ते हैं। रॉकडेल मजबूरी में मान जाता है, लेकिन स्मग स्माइल के साथ किम को वार्न करता है कि क्लास के बाद वो फिर मिलेंगे। लेटर जब किम अपने डॉर्म वापस जा रहा होता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि कॉन्स्टलेशन रूम तक पहुंचने में उसे कोई प्रोग्रेस नहीं मिली। उसे रॉकडेल के साथ हुई अर्लियर मीटिंग याद आती है, जहां उसे पता चला था कि गिल्ड स्काउट्स यानी आउटसाइडर्स एकेडमी में उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। जैसे ही वो अपना दिमाग क्लियर करने की कोशिश करता है, उसे कोई टेल करता हुआ महसूस होता है। पलट कर देखता है तो वही लड़की फिर से स्वॉर्ड लेसन्स के लिए भीख मांग रही होती है। वो पूरी तरह इरिटेटेड हो चुका था और ब्लंट तरीके से उसे याद दिलाता है कि वो पहले ही मना कर चुका है। कैंपस के दूसरे साइड माहौल काफी डार्क था। रॉकडेल गुस्से में लैंटर्न तोड़ते हुए फुल मेल्टडाउन में था। उसे इस बात पर आग लगी हुई थी कि किम जैसा एक ऑर्फन नोबडी उसे सबके सामने एम्बेरस कर गया। गुस्से में वो अपनी असिस्टेंट यूरिया को देसेरा को तुरंत बुलाने का ऑर्डर देता है। यूरिया हेजिटेट करती है तो रॉकडेल उसके बाल पकड़कर उसकी लॉयल्टी पर सवाल उठाता है और उसे फैमिली से निकाल देने की धमकी देता है। फिर उसे जमीन पर फेंकते हुए देसेरा से कांटेक्ट करने का आदेश देता है। वो कहता है कि वेंट्रिक का सेकंड ग्रेड रॉयल फैमिली मेंबर उससे मिलना चाहता है। यूरिया चुपचाप सिर हिलाकर ओबे कर लेती है। मीनवाइल डॉर्म रूम में किम अकेला बैठा अपने शरीर को देख रहा होता है और उसकी लिमिटेशंस को महसूस करता है। ना मैजिकल टैलेंट, ना ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ। उसे आरो के साथ हुई पिछली एनकाउंटर याद आती है। ये लड़की तो लिटरली जो गोल्डबर्ग का फीमेल वर्जन थी। किम उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। आरो फिर से स्वॉर्ड ट्रेनिंग की मांग करती है। इरिटेटेड होकर वो उसे तोते जैसा स्टबन बता देता है और जाने को कहता है। अचानक वो 10 मिलियन वन पर लेसन मांग लेता है। लड़की शॉक में चुप हो जाती है। किम बोलता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती और मुड़कर जाने लगता है। तभी आरो उसका फोन मांगती है और कहती है कि उसे मनी ट्रांसफर के लिए नंबर डालना है। जैसे ही किम स्क्रीन देखता है, उसकी आंखें फटी रह जाती है। 100 मिलियन वन ट्रांसफर हो चुके थे। वो फिर से पूछती है कि अब वो सिखाएगा या नहीं। इतनी बड़ी रकम के बावजूद किम फिर भी मना कर देता है। प्रेजेंट में किम कॉन्फिडेंट रहता है कि वो कहीं और से पैसे कमा लेगा और सीक्रेट वॉल्ट को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे याद आता है कि वलहल्ला में एनरोल होने से पहले उसने एरिया की स्काउटिंग की थी। रिसर्च के हिसाब से 300 साल पहले छुपाए गए 4 स्टैश में से कम 3 वलहल्ला की माउंटेन्स में अब भी मौजूद है। अपने लिमिटेड मना का इस्तेमाल करके वो मैजिकल मार्बल्स को ट्रैक करता है, जो उसे सीधे उसी जगह ले जाते हैं जहां उसने सेंचुरीज पहले अपना ट्रेजर दबाया था। डिगिंग करना टॉर्चर बन जाता है। वो अपने पास्ट सेल्फ को कोसता है कि इतनी इनकन्वीनियंट जगह क्यों चुनी। टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइम दुनिया खत्म हो रही थी, तब कोई सेफ जगह नहीं थी, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी वेल्थ जमीन में दबानी पड़ी थी। जैसे ही सूरज निकलने लगता है, उसे फाइनली चेस्ट मिल जाता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आती है। लॉक बहुत एंशिएंट था, नॉर्मल की काम नहीं करती। बिना समय गवाए
वो मना से एक मेकशिफ्ट की बना लेता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो क्लिक सुनाई देती है। जैसे ही वॉल्ट खुलता है, सामने वेल्थ का पहाड़ नजर आता है। किम सार्कास्टिक स्माइल के साथ अपने ट्रेजर से पूछता है कि क्या उन्होंने उसे मिस किया। अपनी फॉर्चून देखकर उसे राहत मिलती है। अब मनी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। उसकी नजर स्टोरेज स्टोन्स पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसने कैसे इन पर मैजिक इन्फ्यूज करके अपने नोट्स को सुरक्षित रखा था। उनकी अहमियत समझते हुए वो तय करता है कि अब इन्हें इस्तेमाल करेगा। जैसे ही वो एक स्टोन उठाता है, उससे एनर्जी की वेव निकलती है, जिससे उसकी पावर कंफर्म हो जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि पहले स्टोन संभाले या फिर भारी गोल्ड बार्स छोड़कर हल्की ज्वेलरी उठाए। वापस वलहल्ला एकेडमी में खुदाई की थकान से उसकी मसल्स दुख रही होती है। तभी अरिन आकर उसके पास बैठ जाती है। एक बार फिर वो उससे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने की रिक्वेस्ट करती है। गुस्से में किम उसे याद दिलाता है कि चोई फैमिली खुद स्वॉर्ड टेक्निक्स के लिए फेमस है, फिर भी वो उसी से सीखना चाहती है। किम पूछता है कि वो अपने पिता को छोड़कर उसी को क्यों चुन रही है। तभी इंस्ट्रक्टर आकर किम को टीचर्स रूम बुला लेते हैं। किम समझ जाता है कि बात सीरियस है। जाते वक्त अरिन कंफ्यूज्ड होकर उसे देखती है। किम उसे अगले दिन सुबह 6 बजे ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। थोड़ी हेजिटेशन के बाद अरिन मान जाती है। टीचर्स रूम में इंस्ट्रक्टर सीधे मुद्दे पर आता है। किम को कॉन्स्टलेशन रूम में जाने की परमिशन मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ बेसमेंट फ्लोर तक। किम पूछता है कब जा सकता है। जवाब मिलता है आज रात। बिना देर किए वो रेडी हो जाता है। रात में इंस्ट्रक्टर उसे वलहल्ला के सबसे गार्डेड एरिया कॉन्स्टलेशन रूम तक ले जाता है। किम नोटिस करता है कि यहाँ सिक्योरिटी मेन गेट से भी ज्यादा टाइट है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि यही जगह वलहल्ला को टॉप एकेडमीज में शामिल करती है। किम मजाक में पूछता है कि सेकंड फ्लोर जाने का तरीका इलीगल तो नहीं होगा। इंस्ट्रक्टर साफ कह देता है क्राइम नहीं होगा, लेकिन सीधे एक्सपल्शन होगी। वो वार्निंग देता है कि अंदर जाकर मेंटल स्टेट भी बिगड़ सकता है। 30 मिनट्स का टाइम लिमिट देकर गेट खोल दिया जाता है। अंदर जाते ही एक स्क्रीन सामने आती है जो उसे 3rd बेसमेंट के 5th रूम की तरफ गाइड करती है। एक्सपल्शन की परवाह किए बिना किम नीचे उतरता जाता है। सीढ़ियां एंडलेस लगती है। विजिबिलिटी कम होती है। उसे शक होने लगता है, क्या वलहल्ला के नीचे कोई प्रिजन छुपा है। अचानक एक स्क्रीन फ्लैश होती है। कंडीशंस क्लियर्ड। तभी एक भारी आवाज गूंजती है। किम ऊपर देखता है। सामने खड़ा होता है बार्च, टावर मास्टर। बार्च बोलता है कि 300 साल हो चुके हैं उनकी आखिरी मुलाकात को। लेकिन किम का गुस्सा फूट पड़ता है। बिना कुछ सुने वो सीधा पंच मार देता है और चिल्लाता है कि इतने साल बाद दिखने की हिम्मत कैसे हुई। बार्च समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किम रुकता नहीं। वो लगातार हमला करता रहता है। टावर मास्टर वार्निंग देता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो भी पलटवार करेगा, लेकिन किम नहीं रुकता। एक जोरदार पंच से बार्च जमीन पर गिर जाता है। किम गुस्से में बड़बड़ाता है कि वो नॉर्मली वायलेंट नहीं है और फिर दोबारा मारना शुरू कर देता है। वो उसे ब्लेम करता है अपने टूटे फ्यूचर के लिए, खोई हुई वेल्थ के लिए, इज्जत के लिए और अपने डिसाइपल्स पर लगाए गए सालों के मेहनत के लिए। तभी बार्च पूछता है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम अभी किस जगह खड़े हो। टावर मास्टर बताता है कि ये जगह एक रेलिक के अंदर मौजूद है और किम जिस बाज को देख रहा है वो असली नहीं बल्कि उसका एक एम्बॉडीमेंट है। असली टावर मास्टर तो 300 साल पहले ही मर चुका है। ये सुनकर किम का दिमाग घूम जाता है और वो पूछता है कि क्या वो हमेशा से इसी रेलिक में बंद था। बाज एक्साइटेड होकर हाँ बोलता है और बताता है कि वो अब खुद एक कॉन्स्टलेशन बन चुका है। ये सुनते ही किम और भड़क जाता है और फ्रस्ट्रेशन में उसे फिर से पंच मार देता है। उधर बाहर इंस्ट्रक्टर इंतजार कर रहा होता है। जब किम वापस निकलता है तो वो सस्पिशियस होकर पूछता है कि अंदर कुछ अजीब हुआ क्या। किम कैजुअली मना कर देता है और दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन रास्ते भर किम के दिमाग में बाज की बातें घूमती रहती हैं। कॉन्स्टलेशन रूम वाली बातचीत में बाज बताता है कि शायद वही सिस्टम नोटिफिकेशंस भेज रहा था, लेकिन वो खुद भी श्योर नहीं है क्योंकि वो 300 साल से रेलिक में फंसा हुआ है। उसके मुताबिक उसे भी एक नोटिफिकेशन मिला था रीइंकार्नेटेड किम से कांटेक्ट करने का, ताकि उसकी खोई हुई मेमोरीज वापस आ सकें। ये सब किसी मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस की वजह से हुआ है। बाज को शक है कि शायद वही अननोन बीइंग उसे टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन का ओनर बनाने वाला था। लेकिन जब किम उससे और पूछता है तो वो एडमिट करता है कि उस हिस्से की मेमोरी गायब है। किम को याद आता है कि उसके सिस्टम मैसेज में भी वेपन और मेमोरीज रिकवर करने को कहा गया था, लेकिन कुछ हिस्सा सेंसर था। फिर भी उसकी मेमोरीज तो गायब नहीं हुई थी। वो सब कुछ साफ याद करता है। बाज समझाता है कि वेपन मिलने के बाद भी मेमोरीज पूरी तरह रिस्टोर नहीं हुई होंगी। जिस स्पेस में वो खड़े हैं वहां 4 लेजेंडरी सोर्ड्स रखी हुई हैं,
जिनमें अपार शक्ति भरी है। बाज खुद भी एक स्वॉर्ड को रेलिक बनाकर कॉन्स्टलेशन बना था। ये सुनते ही किम का गुस्सा फूट पड़ता है और वो पूरी ताकत से चिल्ला उठता है। वापस प्रेजेंट में आकर किम कंफ्यूज रहता है। वो स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन बिना स्वॉर्ड के सिस्टम क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। तभी अचानक कुछ सेकंड ईयर सीनियर्स सामने आ जाते हैं, एकेडमी के फेमस बुलीज। उनका लीडर है लेरिच, सुनिसे फैमिली का एल्डेस्ट सन। किम उसे मॉक करता है, जिससे बुलीज और भड़क जाते हैं। एक लड़का हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन किम बिजली की स्पीड से किक मारता है। बंदा दीवार से टकराकर दर्द से चिल्लाता हुआ गिर जाता है। ये देखकर बाकी बुलीज नर्वस हो जाते हैं, लेकिन किम आराम से खड़ा रहता है। स्वॉर्ड पकड़कर बोलता है, सब एक साथ आ जाओ। 3 घंटे पहले की बात सामने आती है। रॉकडेल ने लेरिच को बुलाया था और किम को पीटने के बदले रिवॉर्ड ऑफर किया था। उसने कहा था कि हथियार इस्तेमाल करो, आफ्टरमैथ वो संभाल लेगा। पहले लेरिच हेजिटेंट था, लेकिन आखिरकार मान गया। उसे लगा कि फर्स्ट ईयर बच्चा क्या ही कर लेगा, चाहे रैंक 1 ही क्यों न हो, क्योंकि एकेडमी सिस्टम के हिसाब से सेकंड ईयर स्टूडेंट्स कॉन्स्टलेशन कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं। उन्हें स्पेशल पावर्स मिलती है। लेरिच को पूरा भरोसा था कि वो किम को आसानी से हरा देगा, लेकिन अब रियलिटी सामने थी। किम उसके साथियों को ऐसे पीट रहा था जैसे बच्चे हों। लेरिच का कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। वो समझ जाता है कि किम जानबूझकर फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा, फिर भी डैमेज जानलेवा है। बाकी बुलीज डर से कांपने लगते हैं। एक मोटा लड़का मना लोडेड नाइफ निकालता है, लेकिन हमला करने से पहले ही किम उसे सिर पर मारकर गिरा देता है। दूसरा लड़का स्टाफ लेकर दौड़ता है। किम साइड स्टेप करता है और एक ही वार में उसे हवा में उड़ा देता है। ये देखकर लेरिच के होश उड़ जाते हैं। अब गुस्से से तमतमाकर वो खुद स्वॉर्ड निकालता है और किम की तरफ झपट पड़ता है, लेकिन लेरिच हमला करे उससे पहले ही किम अपनी शीथ में बंद स्वॉर्ड को उसके पेट पर हल्के से दबाता है और अगली ही सेकंड लेरिच दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है, किम उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर जगाता है और पूछता है, बताओ हमला क्यों किया? लेरिच बहाना बनाता है कि ये बस रैगिंग थी, लेकिन किम उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि मामला इससे बड़ा है। वो दबाव डालता है, फिर भी लेरिच चुप रहता है। अजीब बात यह थी कि उसकी ये चुप्पी किम को पसंद आ जाती है। वो मुड़कर बोलता है, मैं जा रहा हूं। लेकिन लेरिच पीछे से चेतावनी देता है कि अगर ये बात फैल गई तो उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। किम बिना रुके पलटकर जवाब देता है, और अगर सबको पता चल गया कि सेकंड ईयर स्टूडेंट्स एक फर्स्ट ईयर से बुरी तरह पिट गए, तब क्या होगा? ये बोलकर वो आखिरी वार्निंग देता है और वहां से निकल जाता है। उधर रॉकडेल बेसबरी से लेरिच की कॉल का इंतजार कर रहा होता है। जब कॉल आती है तो उसे शॉक लग जाता है। लेरिच साफ बोल देता है, मैं इस मामले से बाहर हूं, किम से दूर रहो। रॉकडेल का दिमाग घूम जाता है। कॉल काटने से पहले लेरिच कैजुअली सुझाव देता है, अगर चाहो तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट कर दो। ये सुनते ही रॉकडेल की आंखें चमक उठती है। वो पूछता है कि क्या कोई इंजर्ड हुआ है जिससे रिपोर्ट मजबूत बने। वो लेरिच को पैसे का लालच भी देता है, लेकिन लेरिच सीधा मना कर देता है, हम हार गए, और वो भी फेयर फाइट में। इससे नीचे मैं नहीं गिरूंगा। कॉल करते ही रॉकडेल गुस्से में फोन तोड़ देता है। वो अपनी असिस्टेंट से पूछता है, देसेरा से कांटेक्ट हुआ? वो बताती है कि उसने मैसेज भेज दिया है, लेकिन उसे आने में समय लगेगा। कट होता है मेक्सिको के अरेपिया एकेडमी में। देसेरा वेंट्रिक अपने दुश्मनों के ढेर पर बैठा आराम से कॉल उठाता है। रॉकडेल की असिस्टेंट उसे बताती है कि किम नाम के लड़के को निपटाने के बदले उसे भारी रिवॉर्ड मिलेगा। पैसे की तंगी से जूझ रहा देसेरा ये सुनकर खुश हो जाता है। उसके लिए ये मौका जैकपॉट जैसा था। अगले दिन वलहल्ला के ट्रेनिंग रूम में किम प्रैक्टिस के मूड में होता है। तभी अचानक स्वॉर्ड से बाज की आवाज आती है। एक पल को किम को लगता है कि वो बाहर आ गया है, लेकिन बाज तुरंत मना कर देता है। किम उससे पूछता है कि वो रेलिक स्वॉर्ड एकेडमी से बाहर कैसे ले आया। बाज बताता है कि उसने असली स्वॉर्ड की जगह परफेक्ट रेप्लिका रख दी थी, और ये पावर उसे कॉन्स्टलेशन बनने के बाद मिली है। तभी आरीन ट्रेनिंग के लिए पहुंचती है, लेकिन किम सीधा बोल देता है, आज स्टैमिना ट्रेनिंग होगी। वो उसे स्ट्रेचिंग करने को कहता है। असल में किम जानता है कि स्टैमिना बढ़ेगी तो मना कंट्रोल अपने आप बेहतर होगा। एकेडमी का सिस्टम उल्टा है, पहले मना बाद में बॉडी। वो आरीन से पुशअप्स, स्क्वाट्स, कर्ल्स करवाता है, और जब वो सोचती है कि ट्रेनिंग खत्म हुई, किम बोलता है, अब 20 किलोमीटर रन। उसकी हालत खराब हो जाती है। क्लास में किम उसकी प्रोग्रेस देखकर खुश होता है। फिर डायमेंशनल मॉन्स्टर्स की टीचर लिली आती है। वो सरप्राइज रिटन टेस्ट अनाउंस कर देती है।
सब छात्र लिखने में जुट जाते हैं। किम बस पेपर को घूरता रहता है। टाइम खत्म होता है, कॉपीज कलेक्ट होती है। लिली बताती है कि रिजल्ट से नेक्स्ट सेशन प्लेसमेंट तय होगी और अगली क्लास वर्चुअल कॉम्बैट रूम में होगी। वो जाते ही बाज पूछता है, तू सच में सोच रहा है पास हो जाएगा? तूने तो कुछ लिखा ही नहीं। किम चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वो उसके थॉट्स पढ़ सकता है। बाज शांति से बोलता है, नहीं, बस वही थॉट्स सुन सकता हूं जो मेरे बारे में हो। किम बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वो शांति से बोल देता है, मैंने वही लिखा जो मुझे सच में पता था। लेकिन उधर फर्स्ट ईयर टीचर्स लॉन्ज में माहौल गर्म हो चुका था। लिली गुस्से से किम का पेपर देख रही थी, इतना गुस्सा कि वो उसे मसल कर हाथ में दबा लेती है। ये क्या बकवास आंसर्स है, वो झुर्लाकर बोलती है। वहीं पास बैठा इंस्ट्रक्टर उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस देख लेता है और पूछता है कि हुआ क्या। लिली बताती है कि ये टेस्ट मॉन्स्टर्स को एफिशिएंटली एलिमिनेट करने पर था। वो कहती है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अच्छा किया। इंस्ट्रक्टर चैन की सांस लेता है और चाय का घूंट लेने ही वाला होता है। तभी लिली अचानक चिल्लाती है, किम। इंस्ट्रक्टर शॉक में लगभग खांसी देता है। लिली गुस्से में बोलती है कि किम का अप्रोच बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और वो तय कर लेती है कि अगली क्लास में उसे सबक सिखाएगी। एक हफ्ते बाद वर्चुअल कॉम्बैट सिमुलेशन रूम में अगली क्लास शुरू होती है। लिली अनाउंस करती है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। फिर अचानक रुकती है, किम आगे आओ। वो उसका पेपर हवा में उठाती है और गुस्से से बोलती है, तुम्हें 0 मिला है। पूरी क्लास सन्न रह जाती है। वो पहला सवाल पढ़ती है, हाउ टू डील विद रॉक गॉब्लिन। किम का आंसर था, शैंक इट इन द स्टमक। लिली का दिमाग घूम जाता है। वो पेजेस पलटती जाती है और देखती है कि सारे आंसर्स एक जैसे हैं, सीधा मारो, जल्दी खत्म करो, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई थ्योरी नहीं। वो समझाती है कि रॉक गॉब्लिन की डिफेंस बी रैंक होती है। नॉर्मल स्वॉर्ड से उसे मारना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन किम ने फिर भी लिखा था, 1 स्ट्राइक इज इनफ। अब लिली का पेशेंस खत्म हो चुका था। वो बोलती है, ठीक है, अब प्रैक्टिकल में दिखाओ। वो किम को रॉक गॉब्लिन सिमुलेशन में डाल देती है। अगर वो वही तरीका यूज करके गॉब्लिन को हरा देता है तो वो मार्क्स रिकंसिडर करेगी। किम बिना किसी टेंशन के अरीना में चलता है। गॉब्लिन अचानक उस पर झपटता है, लेकिन किम बिजली की स्पीड से रिएक्ट करता है। सीधे स्वॉर्ड गॉब्लिन के पेट में घुसाता है। शैंक। गॉब्लिन वही गिर जाता है। उसका बॉडी क्रैक होने लगता है और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह डिसोल्व हो जाता है। पूरी क्लास स्टंट। सॉन तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। बिना मैजिक, सिर्फ एक क्लीन स्ट्राइक। लिली का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत एक्सप्लेनेशन मांगती है। वो जानती है कि ऐसा करने के लिए कम से कम ए रैंक कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए। किम बस हल्की सी स्माइल देता है और बोलता है, मैंने प्रूव कर दिया। अब अगला टेस्ट। इस बार सामने आते हैं जंगल गॉब्लिन्स। शॉर्ट टेम्पर, अग्रेसिव, अनप्रिडिक्टेबल। किम को 3 गॉब्लिन्स सामने दिखते हैं, लेकिन उसे पता है कि 5 और शैडोज में छुपे हैं। लिली कॉन्फिडेंट होती है कि इस बार स्वॉर्ड भी उसे नहीं बचा पाएगी। लेकिन अगले ही पल किम मूव करता है। पहला गॉब्लिन सीधे सिर 2 हिस्सों में स्प्लिट। दूसरा गॉब्लिन हंसते हुए आगे बढ़ता है। किम उसकी माउथ के आर पार स्वॉर्ड घुसा देता है। तीसरा गिरता है। सब कुछ ही सेकंड में खत्म। लिली पूरी तरह स्टन्ड। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जिम में कट होता है। किम और आरोन ट्रेडमिल पर पसीने से भीगे हुए भाग रहे होते हैं। कुछ देर बाद आरोन थक कर गिर जाती है। किम पूछता है कि उसे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। आरोन बताती है, मैं ट्रेनिंग में ज्यादा पुश नहीं करती, कॉन्स्टलेशन से स्ट्रेंथ उधार ले लेती हूं। किम को यही जवाब एक्सपेक्ट था। ज्यादातर स्टूडेंट्स पूरी तरह कॉन्स्टलेशंस पर डिपेंड करते हैं। डेंजरस हैबिट। अगर डंजन में मना सील हो जाए या फाइट के बीच मना खत्म हो जाए तो ये लोग हेल्पलेस हो जाएंगे। किम पूछता है कि क्या स्टैमिना ट्रेनिंग उसे हेल्पफुल लग रही है। आरोन सिर हिलाकर हाँ बोलती है। वो बताती है कि वो सिर्फ इसलिए झेल रही है क्योंकि किम ने स्वॉर्ड ट्रेनिंग का प्रॉमिस किया है। किम को ये बात अजीब लगती है, लेकिन एकेडमी जाने का टाइम हो चुका होता है तो वो सेशन एंड कर देता है। आरोन देखती है कि किम बेंच प्रेस पर और वेट डाल रहा है। वो शॉक हो जाती है, लेकिन किम उसे जाने को कह देता है। जैसे ही वो अगला सेट स्टार्ट करता है, बाज बोलता है, तू उसकी मदद क्यों कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो पीछा करती रही? किम शांति से जवाब देता है, हाँ। लेकिन बाज हैरान होता है क्योंकि आरोन ने सिर्फ किम की स्वॉर्ड मूवमेंट्स देखकर ही उसकी ताकत को समझ लिया था और ये बात नॉर्म नहीं थी। इतना सोचते हुए किम की नजर बगल में बेंच प्रेस कर रहे सहयुग पर पड़ती है, जो अपना सेट खत्म करके उठता है। अरबोई पूछता है तो सहयुग बताता है कि वो हमेशा यही कड़ी ट्रेनिंग करता है
और कैजुअली वहां से चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर किम समझ जाता है कि सहयुग की मार्शल बोन्स ही उसे इतनी एक्सट्रीम लिमिट्स तक पुश करने देती है। किम को लगता है कि सहयुग उन लोगों से कहीं ज्यादा स्मार्ट है जो सिर्फ मैजिक पर डिपेंड करते हैं, लेकिन फिर भी किम को यह समझ नहीं आता कि असल में कॉन्स्टलेशंस करते क्या है। बार्च, जो खुद एक कॉन्स्टलेशन है, मान लेता है कि उसे भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। 300 साल अकेले रहने की वजह से वो भी पूरी सच्चाई नहीं जान पाया। हालांकि बार्च कहता है कि अगर किम अपने सिस्टम टैब में दिख रहे नेक्स्ट क्वेस्ट सेट को पूरा कर ले तो शायद कॉन्स्टलेशंस का सच सामने आ जाए। क्यूरियस होकर अरहीरो नोटिफिकेशन चेक करता है। उसमें लिखा होता है कि उसे वलहल्ला के आई ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट मदगया हाउस जाना है और हेवंसवोर्ड साथ ले जानी है। किम को याद आता है कि क्लास में इस जगह का जिक्र हुआ था, लेकिन अभी उसके पास लेक्चर्स हैं, इसलिए वो फिलहाल स्टेल्दी रहने का फैसला करता है। बार्च उससे पूछता है कि बुलीज को पीटने की वजह से उसकी रेप्यूटेशन बढ़ रही है। किम जवाब देता है कि अगर उसने एक्शन नहीं लिया होता तो आज उसका ही सिर फटा होता। वो जानता है कि क्वेस्ट क्लियर किए बिना वो कहीं नहीं जा सकता। किम समझ जाता है कि इस क्वेस्ट को पूरा करने से शायद रीइंकार्नेशन का सीक्रेट भी सामने आ जाए। उधर लंदन में हाउस ऑफ वेंट्रिक मैंशन में क्लैन की वाइस हाउस ऑनर एडेलिया अपने आदमियों से हाल की घटनाओं के बारे में पूछताछ करती है। एक आदमी बताता है कि लैबिरिंथ साफ कर दी गई है और रॉबर्ट्स क्लैन के एक सर्वाइवर और एक और एरैंग कॉन्ट्रैक्टर को रिक्रूट करने की परमिशन मांगता है। एडेलिया मंजूरी देती है, लेकिन पहले उनकी एबिलिटीज टेस्ट करने का आदेश देती है। जैसे ही वो उसे डिसमिस करने वाली होती है, वो आदमी बताता है कि रॉकडेल ने देसेरा को साउथ कोरिया बुलाया है। देसेरा का नाम सुनते ही एडेलिया भड़क उठती है। देसेरा वेंट्रिक फैमिली का इनफेमस प्रॉब्लम चाइल्ड है। बचपन से ही वो फैमिली नेम का गलत इस्तेमाल करता आया है। उसकी वायलेंट टेंडेंसीज इतनी खतरनाक थी कि उसने पेटी आर्ग्यूमेंट्स में फेलो स्टूडेंट्स तक को मार डाला था। 20 साल का होते होते फैमिली ने उसे पूरी तरह कट ऑफ कर दिया था। एडेलिया जानती है कि देसेरा एक मैनेस है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि रॉकडेल उससे मिलना क्यों चाहता है। फिलहाल वो अपने आदमियों को आदेश देती है कि देसेरा पर कड़ी नजर रखी जाए और रॉकडेल तक साफ मैसेज पहुंचाया जाए कि अगर उसने कुछ भी सस्पिशियस किया तो उसे भी फैमिली से हटा दिया जाएगा। आदमी के जाने के बाद एडेलिया अकेली रह जाती है। गुस्से में अपने भाई को कोसती है कि वो फैमिली पावर को इतनी लापरवाही से इस्तेमाल कर रहा है। तभी उसका ध्यान एक मिस्टीरियस डोर पर जाता है जिस पर लिखा है ऑल फॉर वन। वो खुद से कहती है कि ये चीज सिर्फ उसकी है। फिर वो पीछे लगे पोर्ट्रेट की तरफ मुड़ती है जिसमें बीक लाइक मास्क पहना हुआ एक फिगर है। उसे अपना गार्डियन कॉन्स्टलेशन कहते हुए वो धीरे से रियश्योरेंस मांगती है, पूरी तरह कन्विंस्ड कि वो सही रास्ते पर है। वलहल्ला क्लासरूम में इंस्ट्रक्टर इविल डूअर्स के बारे में पढ़ा रहा होता है जो कॉन्स्टलेशन पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों में सबसे नोटोरियस ग्रुप वन गॉड बताया जाता है। लेक्चर के दौरान किम अपने ख्यालों में खो जाता है। वो अपने बॉडी और उसकी पोटेंशियल के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि शायद वो मना कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग फिजिक दोनों को साथ में यूज कर सकता है। उसे ये सब अजीब लगता है। जब उसने पहली बार इस बॉडी में क्यूआई सर्कुलेशन ट्राई किया था तो मना प्रॉब्लम की वजह से वो बैरली पूरा कर पाया था। बॉडी इतनी वीक थी कि थोड़ी सी डिगिंग से भी पसीने से तर हो जाता था। वो सोचता है कि शायद पास्ट में इस बॉडी के साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है। अब सोचने का कोई फायदा नहीं है, आखिर ये बॉडी अब उसकी है। इसी बीच सोयान चुपचाप उसकी डेस्क पर एक नोट पास कर देती है। उस पर लिखा होता है, हे, द जेस्चर मेक्स आवर बॉय नर्वस। नेक्स्ट क्लास में इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि स्टूडेंट्स को एक हफ्ते के लिए कैंपस से बाहर जाने की परमिशन है। ये सुनते ही किम खुश हो जाता है। बिना देर किए वो लीव एप्लीकेशन भर देता है और रीजन में कैजुअली लिख देता है, गोइंग फॉर वॉक। फॉर्म सबमिट करने जाते हुए वो बात से बात कर रहा होता है। तभी पीछे से सोयान उसे बुलाती है। किम मुड़कर देखता है और उसकी हेजिटेशन देखकर तुरंत उसे टोकता है कि उसने उसके रिप्लाई का जवाब क्यों नहीं दिया। सोयान चुपचाप नीचे देखने लगती है। किम उसे हरी करने के लिए कहता है क्योंकि उसे एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सोयान हकलाने लगती है, कुछ कहना चाहती है, जिससे किम और इरिटेट हो जाता है। गुस्से में वो उसे फ्रीक कह देता है। ये सुनकर सोयान को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में भी है, लेकिन फिर भी बोलने में स्ट्रगल कर रही है। आखिरकार वो हिम्मत करके पूछती है कि उसने सिमुलेशन में रॉक गॉब्लिन को कैसे मारा था, लेकिन उसकी प्राइड उसे ये सवाल ठीक से पूछने नहीं दे रही होती है। जैसे ही सोयान हिम्मत जुटाकर बोलने ही वाली थी, तभी अचानक मिस लिली बीच में कूद पड़ती है और वही सवाल खुद पूछ लेती है। किम उसकी अचानक एंट्री से चौंक जाता है। उसे थोड़ा अजीब ही लगता है क्योंकि कुछ दिन पहले तक लिली उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, खासकर
तब जब किम ने क्लास में उसके सारे सवाल ब्लंट तरीके से काट दिए थे और अब अचानक वो उसकी बातचीत में घुस रही है। लेकिन लिली नाराज नहीं बल्कि इम्प्रेस लगती है। वो मानती है कि उसे मॉन्स्टर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका पता था, लेकिन किम का तरीका देखकर उसे समझ आया कि क्रिएटिव तरीके भी हो सकते हैं। उत्साहित होकर वो तुरंत किम को अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर दे देती है, लेकिन हमारा लड़का साफ मना कर देता है और बोलता है कि वो अभी लीव एप्लीकेशन सबमिट करने में बिजी है। लिली दोबारा कोशिश करती है, लेकिन किम फुल कॉन्फिडेंस के साथ फिर से रिजेक्ट कर देता है। ये सब सुनकर सोयान और भी झिझक जाती है और सोचती है कि शायद अभी बोलने का सही समय नहीं है। अगले दिन किम निकल पड़ता है उस बदनाम मार्केट की तरफ। मार्केट जाने से एक रात पहले किम अपने कमरे में बैठकर फोन स्क्रॉल कर रहा होता है। बर्श पूछता है कि वो क्या देख रहा है। किम बताता है कि वो उस जगह का लोकेशन ढूंढ रहा है जहां वो कल जाएगा। उसे वॉल्ट से मिले ट्रेजर बेचने के लिए जगह चाहिए थी। थोड़ी देर सर्च करने के बाद उसे वही मार्केट मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। ये एक खास मार्केट प्लेस थी जहां पूरी दुनिया के लोग एंट्री फी देकर फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। इसे लोग ब्लैक मार्केट भी कहते थे क्योंकि यहाँ क्रिमिनल्स और शेडी लोग भी बिजनेस करते थे। नॉर्मली ऐसा मार्केट चलाना इम्पॉसिबल होता, लेकिन ये मार्केट एक गार्डियन कॉन्स्टलेशन हिडन रूलर की प्रोटेक्शन में चलता था। इसी वजह से बड़े लोग भी यहाँ खुलेआम आते थे और गवर्नमेंट भी आंख बंद कर लेती थी। किम को ऑनलाइन एक गाइड मिल जाता है जिसमें लिखा था कि कमेंट्स में रिजर्वेशन करो और एंट्री लोकेशन मिल जाएगी। वो नीचे स्क्रॉल करता है और एक लिंक देखता है, लेकिन क्लिक करने से पहले ही अरिन का मैसेज आ जाता है। वो सॉरी बोलती है और बताती है कि कल ट्रेनिंग पर नहीं आ पाएगी क्योंकि उसे बाहर जाना है। किम को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो खुद भी बाहर जाने वाला था। थोड़ी चैट होती है और अरिन उसे इमोजी स्पैम से परेशान कर देती है। किम इग्नोर करके आखिरकार लिंक पर क्लिक करता है और उसे एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। अब प्रेजेंट में किम उसी लोकेशन की तरफ जा रहा होता है। जगह एक पुराना सा कैफे होता है। वो अंदर जाता है और गाइड के हिसाब से एक कॉर्नर मुड़ता है। सामने एक दरवाजा आता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है वो एक हिडन दुनिया में पहुंच जाता है। मार्केट, अंदर अपार्टमेंट्स, शॉप्स और ऊपर एक अजीब सा पर्पल स्काई दिखाई देता है। आसमान का ये रंग किम को अनकंफर्टेबल फील कराता है। ये उसकी पहली बार मार्केट विजिट है, लेकिन फिर भी सब कुछ उसे अजीब तरह से फेमिलियर लगता है, खासकर वो पर्पल स्काई। उसे 300 साल पहले देखी हुई एक रात याद आ जाती है। तभी एक आदमी उसे ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या वो पहली बार आया है। किम उसकी लेदर जैकेट देखता है, बिल्कुल गाइड में बताए गए डिस्क्रिप्शन जैसी। ये एंट्रेंस फी कलेक्ट था। रूल्स के मुताबिक किम को 2 मिलियन वन देने होते हैं। वो पैसे देता है और बताता है कि उसे मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत पता है। अब वो ऑलमोस्ट ब्रोक हो चुका होता है, लेकिन उसे उम्मीद होती है कि अंदर कुछ कमा लेगा। किम पूछता है कि ज्वेल्स कहाँ बेच सकता है। आदमी ऑक्शन सजेस्ट करता है, लेकिन किम को क्विक सेल चाहिए होती है। तब वो उसे 3rd डिस्ट्रिक्ट भेजता है और बताता है कि वहां मॉरिस नाम का आदमी भरोसेमंद है। जाने से पहले वो किम को एक मास्क देता है और समझाता है कि मार्केट में सब मास्क पहनते हैं क्योंकि यहाँ प्राइवेसी जरूरी है। किम मास्क पहन लेता है। थोड़ी देर बाद किम 3rd डिस्ट्रिक्ट पहुंचता है और एक ट्रेडर के पास जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो पूछता है, आर यू मॉरिस? आदमी चौंक कर हाँ बोल देता है। किम बताता है कि उसके पास बेचने के लिए ज्वेल्स है। मॉरिस बैग खोल कर देखता है और एक रिंग निकालता है। जैसे ही वो रिंग देखता है उसका चेहरा बदल जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल रिंग नहीं है, ये एरा ऑफ डिस्ट्रक्शन का आर्टिफैक्ट है। वो बाकी ज्वेल्स भी देखता है और शॉक में चला जाता है। और यहीं पर कहानी एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ जाती है। किम जवाब देने से पहले ही मॉरिस उसे टोक देता है, बताओ तुम कितना ऑफर करोगे? ट्रेडर का दिमाग साफ अटक जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि 20 साल का लड़का इतने रेयर एरा ऑफ डिस्ट्रक्शन आर्टिफैक्ट्स लेकर आया कैसे। वो सवाल पूछ बैठता है, लेकिन किम तुरंत उसे रोक देता है। ये मार्केट है, यहां ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। मॉरिस अपनी गलती समझ जाता है और तुरंत अपोलोजाइज करता है। फिर वो सच बोल देता है, ये आर्टिफैक्ट्स उसके बजट से बाहर है। वो किम को सलाह देता है कि इन्हें ऑक्शन हॉल में डालो, वहां प्राइस कई गुना ज्यादा मिलेगी। प्रॉब्लम बस एक है, 2-3 वीक्स लगेंगे। हॉल तुरंत ओपन नहीं होती और किम को पर्सनली जाकर लिस्टिंग करनी पड़ेगी। किम डिसअपॉइंटेड हो जाता है और पूछता है, वैसे वैल्यू कितनी जा सकती है? मॉरिस फोन निकालता है, कैलकुलेटर खोलता है, नंबर टाइप करता है और स्क्रीन किम की तरफ घुमा देता है। किम बस घूरता रह जाता है। इतने सारे जीरोस देखकर उसका दिमाग फ्रीज हो जाता है। अब उसे समझ आता है, ये आर्टिफैक्ट्स उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा वैल्यूबल है। किम नर्वस होकर पूछता है, मॉरिस
तुम खुद कितना पे कर सकते हो? मॉरिस बोलता है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दूं, तब भी आइटम की 1/4 प्राइस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन तभी किम वो करता है जिसकी मॉरिस ने उम्मीद भी नहीं की थी। किम उसी प्राइस पर डील ऑफर कर देता है। मॉरिस पूरी तरह शॉक हो जाता है। एरा ऑफ डिस्ट्रक्शन आर्टिफैक्ट्स सिर्फ पुराने होने की वजह से एक्सपेंसिव नहीं होते। उस एरा के बाद जब कॉन्स्टलेशंस प्रकट हुए तो इन आइटम्स पर उनका रिएक्शन बेहद स्ट्रांग रहा। कुछ लोग तो बिना पावर के भी इन्हीं आर्टिफैक्ट्स की वजह से एस रैंक कॉन्स्टलेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना पाए। मॉरिस रिंग इंस्पेक्ट करता है। उसे लिंगरिंग मना फील होती है। सब साइंस कंफर्म करते हैं ये रियल डील है। 8 आर्टिफैक्ट्स इतनी कम प्राइस पर। मॉरिस कांपते हाथों से पेमेंट करता है और रिंग्स को बैग में पैक करने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने एक लंबा मास्ड फिगर आकर खड़ा हो जाता है, पूरी तरह साइलेंट और बेहद इंटिमिडेटिंग। कट्टू किम। किम मार्केट से बाहर निकल चुका है। वो गहरी सांस लेता है, कैफे पहुंचकर बैंक बैलेंस चेक करता है और उसके चेहरे पर स्लो स्माइल आ जाती है। उसकी मनी प्रॉब्लम ऑफिशियली सॉल्व हो चुकी थी और ऊपर से वॉल्ट में अभी भी आइटम्स बचे हैं। तभी अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आता है। किम उठाता है और अगली ही सेकंड इरिटेट हो जाता है। कॉल पर है इंस्ट्रक्टर लिली। वो कैजुअली बोलती है, लंच चलो। किम पूछता है नंबर कैसे मिला। लिली आराम से बोल देती है, इंस्ट्रक्टर प्रिविलेजेस, और कॉल काट देती है। किम कंफ्यूज्ड खड़ा रह जाता है। फिर सोचता है फ्री फूड मिल रहा है तो क्यों नहीं। वापस मार्केट में मॉरिस जड़ बनकर खड़ा है। मास्क्ड फिगर उसका नाम लेता है। अब मॉरिस समझ जाता है ये कोई और नहीं, ब्लैक कैट है, मार्केट का ओनर। ब्लैक कैट टेबल पर हाथ मारता है। पहली बार तुमने एनोनिमस ऑक्शन एप्लीकेशन डाली है। मॉरिस को गुस्सा आता है, लेकिन ब्लैक कैट सच बताता है वो असली ओनर नहीं है। उसकी कॉन्स्टलेशन मार्केट को कंट्रोल करती है और वो उसका डायरेक्ट सर्वेंट है, इसलिए उसे सारी जानकारी मिल जाती है। ब्लैक कैट आर्टिफैक्ट देखने को कहता है। मॉरिस बैग खोलता है। जैसे ही ब्लैक कैट रिंग्स देखता है उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो धीरे से बोलता है, दीज विल सेल फॉर एन एनॉर्मस प्राइस। और तभी कॉन्स्टलेशन सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगते हैं। अपोजिंग साइड की एक कॉन्स्टलेशन विजिबली शॉक हो चुकी थी। वो एक डिटेल सुनते ही ब्लैक कैट वही फ्रीज हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब साफ है, कॉन्स्टलेशन उस रिंग को किसी भी हालत में चाहता है। कट टू वलहला का एक कोजी रेस्टोरेंट। टेबल पर तरह तरह के डिशेज रखे हैं। किम और लिली आमने सामने बैठे हैं। लिली पास्ता को फोक में घुमाकर टेस्ट करती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, काफी डिलिशियस है। लेकिन हमारा लड़का चुपचाप साइड में देख रहा है, खाना तक टच नहीं किया। लिली नोटिस करती है और पूछती है कि वो खा क्यों नहीं रहा। थोड़ी देर बाद किम बोलता है, वलहला में ऐसी जगह एग्जिस्ट क्यों करती है। लिली एक्सप्लेन करती है कि स्कूल कैफेटेरिया के अलावा फैकल्टी के लिए स्पेशल रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। किम को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता। वो सीधे पूछता है, तुमने मुझे असली वजह से यहां बुलाया है, वो बताओ। जैसे ही किम खाना शुरू करता है, लिली अपना असली मकसद बताती है। वो चाहती है कि किम उसका असिस्टेंट बने। किम तुरंत मना कर देता है। लिली उसे कॉन्विंस करने लगती है। स्कॉलरशिप, थीसिस को राइट करने का मौका, मॉन्स्टर रिसर्च फील्ड में नाम और प्रेस्टीज, बाहर की दुनिया में ज्यादा एक्सेस, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और रिकॉग्निशन तक ऑफर करती है। लेकिन किम जरा भी नहीं हिलता। उसकी प्रायोरिटी कुछ और है। ग्रेट फॉरेस्ट की आय, एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो उसकी एकेडमिक इवैल्यूएशन से जुड़ा है। लिली जब चोई आरो और उसके पॉसिबल एक्सपल्शन जैसी सेंसिटिव इन्फो का हिंट देती है, तब भी किम इंडिफरेंट रहता है। वो खड़ा होता है और बोलता है, मुझे कुछ वैल्यूबल सुनने को नहीं मिला, और जाने लगता है। लिली फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है कि उसने इन्फो दी है तो किम को भी बदले में कुछ बताना चाहिए। किम साफ बोल देता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। फिर वो एक सवाल दाग देता है, तुम क्लास में इतनी स्ट्रिक्ट क्यों रहती हो, जबकि पर्सनल मैटर्स में इतनी चाइल्डिश हो। इस बार लिली सीरियस हो जाती है। वो बताती है कि उसकी स्ट्रिक्टनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी है। मॉन्स्टर हंटिंग में स्टूडेंट्स की जान ट्रेनिंग पर डिपेंड करती है। एक छोटी सी लीनियंसी भी फैटल मिस्टेक बन सकती है। किम उसकी बात समझता है, हल्की सी स्माइल देता है और एग्जिट की तरफ बढ़ जाता है। पीछे से लिली बोलती है, इन्फो का पेमेंट तो दे जाओ। किम जेब में हाथ डालता है, खाली हाथ दिखाता है और बोलता है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं देता, और चला जाता है। कट टू सीहंग में चोइजन फैमिली का ग्रैंड एस्टेट। टेबल पर बैठे हैं पेट्रियार्क चोई जॉन सॉक, ट्रू हिस्ट्री गिल्ड का गिल्ड मास्टर और चोइजन क्लैन का हेड। सामने बैठे हैं उसका एल्डेस्ट सन चोइजन जायोन, गिल्ड का अटैक लीडर, और उसकी इलेजिटिमेट डॉटर चोई आरो। मुद्दा सीधा है, फैमिली हेयर का सिलेक्शन।
जॉन सॉक उनके सामने रखता है ब्लू मून स्वॉर्ड, एक सेक्रेड रेलिक जो राइटफुल एयर का सिंबल है। कंडीशन ब्रूटल है, जो सिलेक्शन फेल करेगा उसे फैमिली से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। जायन और आरो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीटिंग के बाद जायन स्मग स्माइल के साथ आरो को कॉन्फ्रंट करता है, उसे इलेजिटिमेट चाइल्ड कहकर ताना मारता है। बोलता है कि वो ऐसी पोजीशन के पीछे भाग रही है जो वो कभी पा ही नहीं सकती। कॉन्स्टलेशन प्रोटेक्शन न होने का तंज भी कसता है। कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर सुपीरियोरिटी जताता है। आरो चुप रहती है, लेकिन उसकी क्लेंच्ड फिस्ट्स बता देती है वो पीछे हटने वाली नहीं है। जायन के जाने के बाद उसे अपनी माँ का फेडेड मेमोरी याद आता है, थका हुआ चेहरा और वो वादा कि आरो को फैमिली हेड बनना है और आजाद जिंदगी जीनी है। ये याद उसकी रिजॉल्व को और मजबूत कर देती है। कट बैक एकेडमी। क्लास में किम चुपचाप बैठा है। इंस्ट्रक्टर अपकमिंग मिड टर्म्स के बारे में बता रहा है। बार्टी एक्स शॉक होकर बोलता है, तुझे पता भी नहीं एग्जाम्स पास है? किम मान लेता है कि उसने क्लास में ध्यान नहीं दिया और अब उसकी गलती उसे पकड़ रही है। इंस्ट्रक्टर क्लास को रिमाइंड करता है, वलहल्ला में मिड टर्म और फाइनल एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो इंस्टीट्यूट में सर्वाइव करना चाहते हैं। फिर वो बॉम्ब फोड़ता है, लोएस्ट स्कोर वाला स्टूडेंट एक्सपेल होगा। पूरी क्लास सीरियस हो जाती है। किम चुपचाप सुनता है। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही है, रिटन टेस्ट प्रैक्टिकल से ज्यादा क्रूशल है। और तभी उसे एहसास होता है वो यहां तक पहुंचा कैसे, जब उसका असली गोल तो हमेशा से ग्रेट फॉरेस्ट तक पहुंचना था। किम की नजर अचानक बार्टी एक्स पर जाती है, जो दोनों हाथ सामने जोड़कर शांति से खड़ा होता है। किम उससे पूछता है कि क्या टावर मास्टर ने कभी सारे क्लासेस अटेंड किए हैं। वो हाँ तो कह देता है, लेकिन चेहरे से साफ दिखता है कि उसे खुद भी नहीं पता अगला कदम क्या होगा। फिर किम कैजुअली बोल देता है, टेस्ट बार्टी एक्स मेरे लिए लिखेगा। टावर मास्टर शॉक भी होता है और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। उसे ये प्लान अनफेयर लगता है, लेकिन किम कूल रहते हुए बोलता है, टेस्ट मेरी गाइडेंस में ही लिखा जाएगा। क्लास खत्म होती है। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को गुड लक बोलता है। सब लोग सामान समेटने लगते हैं। तभी अरिन किम के पास आती है। वो पूछती है, आज ट्रेनिंग करेंगे? किम थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, क्यों? अरिन बोलती है कि वो अपनी स्वॉर्ड स्किल्स इंप्रूव करना चाहती है। यही किम समझ जाता है कि अब उसकी ट्रेनिंग की कमी सामने आ चुकी है। वो बोलता है कि भले ही उनकी पिछली ट्रेनिंग स्वॉर्ड फोकस्ड नहीं थी, लेकिन वो उसे सही तरीके से स्वॉर्ड यूज करना सिखा सकता है। दोनों ट्रेनिंग हॉल पहुंचते हैं। अरिन रेडी स्टांस में खड़ी होती है। किम हाथ में स्वॉर्ड लेकर उससे पूछता है, लास्ट टाइम स्वॉर्ड प्रैक्टिस कब की थी? अरिन बताती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करने के बाद उसने स्वॉर्ड उठाई ही नहीं। किम उसे स्वॉर्ड निकालने को बोलता है, ग्रिप एडजस्ट करवाता है, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर से पकड़ लॉक करने को कहता है और इफेक्ट इंस्टेंट होता है। अरिन खुद शॉक हो जाती है कि स्वॉर्ड कितना स्टेबल फील हो रहा है। ब्लेड की ऑरा पहली बार सही फ्लो में सेटल होती है। किम उसे फुल पावर से अटैक करने का सिग्नल देता है। अरिन लाइटनिंग एनर्जी के साथ डैश करती है, लेकिन किम बिना पसीना बहाए ब्लॉक कर देता है। फिर उसकी स्पीड की तारीफ भी करता है। ट्रेनिंग और इंटेंस होती जाती है। किम बताता है कि लेग्स में मैजिक फ्लो स्लॉपी है। अरिन दोबारा फोकस करती है, इस बार और तेज अटैक करती है। किम स्मूथ इवेजन करता है और उसकी बैक टैप करके बोलता है, बॉडी रोटेशन ट्रांजिशंस पर ध्यान दो। अरिन का स्वॉर्ड हैंड कांपने लगता है, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं। दोनों के स्वॉर्ड क्लैश होते हैं। स्पार्क्स चारों तरफ उड़ते हैं। अरिन मिड फाइट लेवल अप कर रही होती है, लेकिन किम अभी भी इजी मोड पर खेल रहा होता है। टाइम के साथ अरिन थकने लगती है, लेकिन हर क्लैश के साथ शार्प भी होती जाती है। फाइनली ट्रेनिंग खत्म होती है। 1 घंटा बीत चुका होता है। अरिन जमीन पर गिर जाती है, हांफते हुए सांस लेने लगती है। किम आराम से स्वॉर्ड रखकर बूथ की तरफ चला जाता है। अरिन सोचती है कि एंट्रेंस सेरेमनी के बाद उसकी स्वॉर्ड स्किल्स कितनी इंप्रूव हुई है। वो जानती है कि वो स्ट्रॉन्गर हुई है, लेकिन अभी भी किम के लेवल तक नहीं पहुंची। हिम्मत जुटाकर वो पूछती है, नेक्स्ट टाइम स्पारिंग करेंगे? किम कुछ सेकंड सोचता है। उसे ट्रेन करना अच्छा लगता है। वो उसकी टैलेंट को पहचानता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है, 300 साल पहले होती तो ये मेरी डिसाइपल बनने लायक थी। किम मजाक में मना करता है, लेकिन अहरेन सीरियस फेस के साथ एक्सेप्ट कर लेती है। किम थोड़ा सरप्राइज होता है, फिर सेशन रैप करता है। अहरेन गुड बाय बोलकर चली जाती है, ये जानते हुए कि शायद अब मुलाकात ना हो। 2 हफ्ते बाद वलहल्ला स्टेडियम में भारी क्राउड जमा होता है। सॉन स्वॉर्ड पकड़े बोलती है, एंट्रेंस सेरेमनी के बाद पहली बार यहां आई हूं। सेहोक नोटिस करता है कि कितने सारे फ्रेशमैन आए हैं। अहरेन कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी होती है। किम हाथ पॉकेट में डाले क्यूरियोसिटी से चारों तरफ देखता है। बाज बताता है कि टीचर ने 2 हफ्ते पहले ही गैदरिंग की इंफॉर्मेशन दे दी थी। तभी एक भारी आवाज गूंजती है,
पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है। अनाउंसमेंट होता है, वलहल्ला मिड टर्म प्रैक्टिकल असेसमेंट शुरू होने वाला है। स्टूडेंट्स अटेंशन में खड़े हो जाते हैं और मिड स्टेज एग्जाम ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता है। इस बार असेसमेंट सीधा डंजियन अटैक का था। जैसे ही ली समझाने लगता है, अचानक पूरा फ्लोर हिलने लगता है और सभी चौंक जाते हैं। तभी वो रिवील करता है कि सभी स्टूडेंट्स को टीम बनाकर आर्टिफिशियल डंजियंस में एंटर करना होगा। चारों तरफ मल्टीपल डंजियंस अपीयर हो जाते हैं। रूल सिंपल है, टीम आप खुद बनाओ। रेकमेंडेशन है 8 मेंबर्स पर टीम, लेकिन जरूरत के हिसाब से नंबर एडजस्ट कर सकते हो। किम चुपचाप सुन रहा था और ली रूल्स बताते जाता है। स्कोर मिलेगा डंजियन के अंदर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तभी सामने एक बड़ा टाइमर अपीयर होता है, 5 आवर्स। ली सख्त आवाज में वार्निंग देता है, टाइम लिमिट के अंदर क्लियर नहीं किया तो डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। सॉन ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होती है, क्योंकि डिफिकल्टी सिर्फ रैंक F रखी गई थी। एग्जाम स्टार्ट होते ही पूरा अरीना केओस बन जाता है। सब टीम बनाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। सॉन सिचुएशन एनालाइज करती है। उसे लगता है उसकी टीम को ज्यादा डैमेज डीलर की जरूरत नहीं है। वो डिसाइड करती है 6 लोग काफी है, और ऐसे में वो अपनी एबिलिटीज भी अच्छे से दिखा पाएगी। ली दूर से ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसे समझ आ जाता है कि प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स जैसे सॉन एग्जाम का रियल नेचर पहले से जानते हैं। बाकी लोग 8 से लेकर 20 से 20 मेंबर्स की रैंडम टीम्स बना रहे थे, और ली जानता था ऐसे मिसमैच ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। डंजियन असेसमेंट शुरू होते ही ली इंस्ट्रक्टर से कहता है कि 30 मिनट्स में सभी इनसाइड होंगे। पॉइंट्स काउंटिंग रेडी रखो। किम ग्राउंड पर खड़ा सबको जाते हुए देख रहा था। आरो भी वही रुकी हुई थी। किम उसके पास जाता है और पूछता है कि वो अंदर क्यों नहीं गई। लड़की बोलती है, मैं वही करूंगी जो आपने ट्रेनिंग में सिखाया था। किम थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर समझ जाता है। वो कामली बोलता है, मैं सोलो जा रहा हूं, तुम भी सोलो जाओ। आरो बिना कुछ बोले उसे जाते हुए देखती है। कुछ स्टूडेंट्स उसे पहचान लेते हैं। तुम जो ये आरो हो ना, हमारी टीम ज्वाइन कर लो, 8 कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आरो साफ मना कर देती है, मैं अकेले जाऊंगी। जब एक स्टूडेंट उसे रोकने की कोशिश करता है, वो शांति से बोलती है, किम ने कहा है ये मुश्किल नहीं होगा। इतना कहकर वो डोर खोलती है और जोर से बंद कर देती है। पूरा अरीना शॉक में रह जाता है। अब स्टेडियम खाली था। ऑब्जर्वेशन रूम में सभी इंस्ट्रक्टर और स्टाफ स्क्रीन्स पर लाइव फीड देख रहे थे। डंजियन के अंदर मॉन्स्टर्स स्पॉन होने लगते हैं और स्कोर्स दिखने लगते हैं। किसी को 2 पॉइंट्स, किसी को 3। कैलकुलेशन ब्रूटल था लेकिन एक्यूरेट। ली सब कुछ ईगल आई से देख रहा था। नोबल फैमिलीज के स्टूडेंट्स पर उसकी खास नजर थी। सॉन की लीडरशिप उसे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है। वो फ्रंट लाइन को ब्लॉक करवाती है, साइड अटैकर्स को एलिमिनेट करवाती है। तभी एक ट्रॉल हमला करता है। शील्ड यूजर हिट अब्सॉर्ब करता है, रेंज्ड टीममेट्स फायर करते हैं, और उसी मोमेंट सॉन आगे बढ़ती है। एक क्लीन स्वॉर्ड स्ट्राइक में ट्रॉल खत्म। मॉन्स्टर पार्टिकल्स में डिसोल्व हो जाता है। ली साइलेंटली इंप्रेस था, ये लड़की टॉप तक जाएगी। लेकिन तभी उसका फोकस शिफ्ट होता है किम पर। वो सिस्टम में किम का नाम सर्च करता है और फ्रीज हो जाता है। नो डेटा फाउंड। चेक करने पर पता चलता है किम ने डंजियन 23 मिनट्स 32 सेकंड्स में सोलो क्लियर कर दिया था। ली को यकीन नहीं होता, 17 साल का लड़का और ऐसा परफॉर्मेंस। फुटेज में किम स्वॉर्ड निकालकर गॉब्लिन्स के सामने खड़ा था। एक मूव में 2 को पियर्स करता है, घूमकर तीसरे को हफ कर देता है। 2 मैसिव गॉब्लिन्स क्लब्स लेकर हमला करते हैं। किम डॉज करता है, हवा में जंप करता है, और मिड एयर दोनों के सिर अलग। फिर आता है आर्मोर्ड गोलेम, मिड टर्म के लिए स्पेशली डिजाइंड फुल पार्टी लेवल थ्रेट। लेकिन किम बिना रुके एक स्मूथ स्विंग में गोलेम को भी डिकैपिटेट कर देता है। ऑब्जर्वेशन रूम में कंप्लीट साइलेंस। किम ने डंजियन क्लियर नहीं किया था, उसने डंजियन को क्रश कर दिया था। रिजल्ट आते ही कंफर्म हो जाता है। 1 सेंट रैंक किम, 2 एनडी रैंक आरो, 3 आरडी रैंक सॉन। इंस्ट्रक्टर रिजल्ट्स लेकर ली के पास आता है। दोनों शॉक थे। ली बोलता है, अगर ये लड़का ऐसे ही ग्रो करता रहा तो ये कोरिया के इंडस्ट्री सीन में स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्टर का टाइटल वापस ले आएगा। इंस्ट्रक्टर कामली पूछता है, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट? ली कुछ देर सोचकर बोलता है, इतना प्योर टैलेंट मैंने सालों में नहीं देखा। फिर वो आरो की तरफ इशारा करता है। सोलो क्लियर, किसी को उम्मीद नहीं थी। ली बताता है, अगर एग्जाम टीम बेस्ड होता तो सॉन ऊपर होती, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में किम और आरो दोनों शाइन कर गए। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े थे। रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं। किम और आरो का नाम सबसे ऊपर। 8th रैंक वाला रॉकडेल गुस्से में मुड़कर यूरिए की तरफ देखता है। बस इतना ही दोस्तों। लाइक करो,
सब्सक्राइब करो, अगला पार्ट जल्दी आएगा।